Hello students, how are you? Welcome to biology class. We are studying chapter 13, why do we fall ill? लास्ट सेशन में बेटा हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें दो तरीके से और दो स्टेप्स में ट्रीटमेंट हो रहा था। पहला ट्रीटमेंट हो रहा था सिम्टम्स के लिए, जिसमें हमने पर्टिकुलर सिम्टम्स के लिए अलग अलग मेडिसिन यूज करने की बात कही थी, और दूसरा था कि डायरेक्टली इन पैथोजन को किल करना, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का एक तो ये तरीका होता है कि उनके द्वारा यूज किए गए बायोकेमिकल पाथवे को सप्रेस कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, ताकि आगे उनकी ग्रोथ ना हो। और दूसरा तरीका होता था कि हम एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल मेडिसिन यूज करके डायरेक्टली इन पैथोजेंस को किल कर दें। वायरस जो है इनका खुद का मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता है, इनका खुद का बायोकेमिकल पाथवे नहीं होता, तो इस तरह से उनके पाथवे को ब्लॉक करना इजी नहीं है। तो क्या करते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन यूज करते हैं जो डायरेक्ट उनको किल करें, वायरसेस को किल करें। तो ऐसी मेडिसिन को हम एंटीवायरल कहते हैं। वायरस के ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स यूज नहीं होती, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का खुद का एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है। तो एंटीबायोटिक्स इन पाथवे को ब्लॉक करके वर्क करती हैं, जो कि वायरस में प्रेजेंट नहीं होता। वर्म्स की बात करें तो वर्म्स में हम वर्मिसाइड्स वगैरह देके, इस तरह की टैबलेट या मेडिसिन देकर हम वर्म्स को किल कर सकते हैं, पैरासाइट्स को किल कर सकते हैं, और जिससे उनसे द्वारा होने वाले डिजीजेस अपने आप क्योर हो जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या है? रोकथाम। हिंदी में इसको रोकथाम कहते हैं कि डिसीज होने से पहले ही हम प्रिकॉशनरी मेथड क्या क्या अपना सकते हैं ताकि हम डिसीज होने से रोक सकें। तो डिसीज होने से रोकने के लिए क्यों हम ये सब एम्फसाइज दे रहे हैं, तो इसका बेसिक कारण ये है कि ट्रीटमेंट के दौरान कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो कि पेशेंट्स को देखनी पड़ती है। और वो लिमिटेशंस क्या है? ट्रीटमेंट की जो 3 लिमिटेशंस हैं, ट्रीटमेंट हैज 3 लिमिटेशंस, और वो लिमिटेशंस क्या है हम देख लेते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन, जब कोई पेशेंट रिकवर होता है, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो कोई ना कोई फंक्शन उनका वीक हो जाता है। ठीक है, उनकी बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन जो है वो वीक होने लग जाता है। जैसे अगर हम स्टमक से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट देते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे बुरा असर पड़ता है और वो फंक्शन वीक हो जाता है। तो यहाँ पर जो पेशेंट बॉडी है या पेशेंट का जो भी फंक्शन है गेट इम्पेयर्ड, वीक होने लग जाता है, माल फंक्शनिंग करने लग जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, और पेशेंट उस समय फुली रिकवर नहीं हो पाता एंड डज नॉट गेट रिकवर्ड कंप्लीटली। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन होती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट में, मोस्ट ऑफ द पर्सन में डिपेंड करता है इम्यूनिटी पे कि उसका बॉडी किस तरह से ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में एक्शन शो करता है, रिस्पॉन्स शो करता है। तो कई जगह देखा गया है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ फंक्शन स्लो डाउन हो जाते हैं या प्रॉपरली आगे भी वर्क नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो लिमिटेशन है, जब भी ट्रीटमेंट चलता है तो पेशेंट को काफी समय बेड पे ही बिताना पड़ता है, काफी समय वेस्ट होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट टेक्स टाइम। अब टाइम कितना लग रहा है कुछ नहीं आइडिया इसका, डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कितना है, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्प्रेड हो चुके हैं बॉडी में। तो ट्रीटमेंट टेक्स टाइम ड्यूरिंग विच patient has to rely on bed। ज्यादातर समय पेशेंट का बेड पे निकलता है, टाइम वेस्टेज है। थर्ड लिमिटेशन ये है कि पेशेंट की जो बॉडी है वो डिसीजियस होने के कारण पेशेंट को एक सोर्स बना देती है कि ये दूसरे को भी इन्फेक्टियस डिसीजेस स्प्रेड कर सकता है। तो थर्ड में क्या आएगा? थर्ड लिमिटेशन,
patient becomes prime source of infection that cause spread of communicable diseases. To other. पेशेंट इन्फेक्टिस होने के कारण स्प्रेड कर सकता है इन पैथोजेंस को टू द हेल्दी पर्सन। यदि किसी व्यक्ति को इन्फेक्टिस डिसीजेस हो जाती हैं तो उसे इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और ट्रीटमेंट पूरा 100% क्योरेबल हो या ना हो ये भी डाउट रहता है। ठीक है कि जो व्यक्ति है वो 100% रिकवर होके आएगा या नहीं आएगा। इसीलिए इन सब सारी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए एक टर्म कही गई है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यही हमें फॉलो भी करना है अपने डेली लाइफ में, दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर मतलब ट्रीटमेंट, तो किसी भी डिसीज के ट्रीटमेंट से अच्छा है कि हम उससे बचे रहें। बिना बात के हमें इतनी सारी दवाइयां लेनी पड़ती है, इंजेक्टेबल्स लेने पड़ते हैं, दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, बॉडी के ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं, बॉडी के फंक्शंस इम्पेयर्ड हो सकते हैं, साथ ही साथ बहुत सारा हमारा जो वेल्यूएबल टाइम है वो वेस्ट हो जाता है इस रिकवरी में। ठीक है, तो हम उस समय कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। हम अपने आप को डिसीजेस से कैसे बचाएं, उन मेथड्स को हमने 2 वे में डिवाइड कर लिया है, जिसे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर, जिसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है जनरल वे। इन मेथड्स को हम सभी लोग कॉमनली अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम डिफरेंट हार्मफुल डिसीजेस के होने वाले हार्मफुल इफेक्ट से बच सकें। दूसरा है स्पेसिफिक वे। स्पेसिफिक वे में वो तरीके अपनाए जाते हैं जो पर्टिकुलर डिसीज की रोकथाम के लिए जरूरी है। हमें पता रहता है डिसीज कौन सी है और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो स्पेसिफिक वे में आएंगे, जिसमें इम्यूनाइजेशन एक मेन फैक्टर है। अभी हम बात करते हैं जनरल वे की। जनरल वे में आप अपने आसपास क्या नॉर्मल तरीकों को अपना सकते हो जिससे कि डिसीज से प्रिवेंशन किया जा सके या डिसीज को रोका जा सके होने से। तो उनमें फर्स्ट कैटेगरी में आएगा सैनिटेशन, साफ सफाई। सैनिटेशन हमने कम्युनिटी हाइजीन में भी पढ़ा था। इसमें क्या होता है, पर्सनल लेवल पे पर्सनल हाइजीन तो हम मेंटेन कर ही रहे हैं, साथ साथ अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी क्लीन करने पे ध्यान दे रहे हैं। गवर्नमेंट्स की कुछ एजेंसी जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज इस वर्क को बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि उनका पूरे एरिया पे कंट्रोल रहता है। वो किस हिसाब से लॉज या रूल्स फॉलो करवा के आसपास के लोगों द्वारा या खुद एरिया को क्लीन कर सकती हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो होता है गार्बेज डिस्पोजल। जितना भी कूड़ा कचरा है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो, क्योंकि ये एक मेन सोर्स है वेक्टर्स के लिए कि वो वहां से जर्म्स को लेते हैं और स्प्रेड करते हैं। यहाँ से हार्मफुल जर्म्स बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं। दूसरा, ड्रेनेज जो सिस्टम है उसकी क्लीनिंग प्रॉपर हो, जितनी भी नालियां हैं सब कवर हो और टाइम टू टाइम इनकी क्लीनिंग होती रहे, ताकि यहाँ पर हार्मफुल जर्म्स या तो ब्रीडिंग ना करें या फिर अगर हो भी जाएं तो इनका स्प्रेड ना हो। ड्रेनेज क्लीनिंग जरूरी है, साथ ही साथ सप्लाई ऑफ प्योर क्लीन वाटर, ये देखना भी बहुत जरूरी है कि जिन घरों में पानी जा रहा है वो प्योर और क्लीन जा रहा है कि नहीं। उसके लिए हम कई तरह के डिसइंफेक्टेंट यूज करके वाटर को क्लीन कर सकते हैं और वाटर बोर्न डिसीजेस से बच सकते हैं। अगर एयरबोर्न डिसीजेस हैं तो एयरबोर्न डिसीजेस के लिए एंश्योर करें कि क्राउडेड एरिया ना हो। देयर शुड नॉट एनी crowded place।
इन कम्युनिटी, इतना इंश्योर करना काम म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है। ये जहाँ पे भी कॉलोनी बसाती हैं या जहाँ पर भी ये प्लॉट देती हैं तो वो उस हिसाब से दें ताकि ओवर क्राउडेड ना हो, एक प्रॉपर स्पेस मेंटेन रहे। ठीक है, जैसे कि कॉलोनी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते होंगे तो खुले पार्क हैं, गार्डन एरिया है, बड़े चौड़े रोड होते हैं, प्रॉपर हाउसेस में वेंटिलेशन होना, ये सब इसमें आ जाता है। तो ये काम गवर्नमेंट एजेंसीज का होता है, पब्लिक सर्विस हेल्थ का होता है, जो कि हमारे कम्युनिटी की हाइजीनिटी में वर्क करती हैं। दूसरा जो वर्क है वो है स्टरलाइजेशन का। स्टरलाइजेशन मतलब होता है डिसइंफेक्टेंट यूज करके जर्म्स को किल करना। मान लीजिए किसी घर में या किसी लोकेलिटी में कोई पेशेंट है जिसको इन्फेक्टियस डिसीज हो गई है, तो मेन प्राइम मोटो होता है कि उसके आसपास जितना हो सके सफाई का ध्यान रखा जाए, उनके यूज होने वाले आर्टिकल्स को, जहाँ पे रहते हैं उस जगह को प्रॉपरली टाइम टू टाइम डिसइंफेक्टेंट यूज करके क्लीन किया जा सके। अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ में भी हमें प्रॉपरली अपने हैंड वगैरह क्लीन करते रहना चाहिए, हमें सैनिटाइजर या सोप से अपने हाथों को क्लीन रखना चाहिए। हम जहाँ रहते हैं वहां पर भी प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए बाय यूजिंग सुटेबल डिसइंफेक्टेंट। तो यहाँ पर स्टरलाइजेशन में आप सुटेबल डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं। किल द जर्म्स, जो भी सुटेबल डिसइंफेक्टेंट है उसको यूज करके हम जर्म्स को किल कर सकते हैं। तीसरा हम क्या तरीका अपना सकते हैं, तीसरा हम आइसोलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए घर में कोई बीमार हो गया है, फॉर एग्जाम्पल किसी को कॉमन कोल्ड हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को थोड़ा सा आइसोलेट कर दें या वो खुद ही आइसोलेट हो जाए, जिसके कारण वो एक प्राइम सोर्स ना बन पाए इस तरह की डिसीज की स्प्रेड का। पेशेंट शुड आइसोलेट themselves so that they can't spread disease. जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो एक प्राइम सोर्स बन जाता है डिसीज के स्प्रेड होने का। तो उस समय अगर ये थोड़ा सा आइसोलेट हो जाए, पब्लिक में ना जाए, तो इस तरह की डिसीजेस से बचा जा सकता है। नेक्स्ट इज एजुकेशन। एजुकेशन मतलब होता है कि एक कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को पर्टिकुलर डिसीज के बारे में अवेयर किया जाए कि ये डिसीज कौन से पैथोजन से हो रही है, उस पैथोजन का ब्रीडिंग ग्राउंड क्या है, वो कैसे डेवलप होता है, कैसे स्प्रेड होता है और इसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम किल कैसे कर सकते हैं। अगर इस बात की पूरी जानकारी हम पब्लिकली कर दें तो पब्लिक अपने लेवल पर या पर्सनल लेवल पर इस तरह की डिसीजेस के प्रिवेंशन के वर्क कर सकती है। तो एजुकेशन इज द अवेयरनेस about disease in people। अगर पता चल जाए डिसीज किस पैथोजन से हो रही है, उनका ब्रीडिंग ग्राउंड क्या है, कैसे वो डेवलप हो रहे हैं, कैसे स्प्रेड हो रहे हैं, तो इन सब की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रिवेंशन में। नेक्स्ट इज availability of proper food। यदि आसपास की कम्युनिटी में हेल्दी एंड प्रॉपर फूड की सप्लाई अच्छी तरह से है, और ये भी पब्लिक हेल्थ सर्विस का काम है कि पर्टिकुलर एरिया में इन सब चीजों की सप्लाई प्रॉपर रखे, तो उससे क्या होगा, वहां के रहने वाले लोगों को सफिशिएंट फूड मिल जाएगा
और न्यूट्रिटिव डाइट लेकर, न्यूट्रिटिव फूड को ईट करके वो अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, और इम्यूनिटी इंक्रीज करने के साथ साथ वो अपने आप को डिसीज होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल in the development of immunity. नेक्स्ट जो तरीका है वो है प्रॉपर इम्यूनाइजेशन। प्रॉपर इम्यूनाइजेशन में गवर्नमेंट द्वारा कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए हैं जिसमें पर्टिकुलर डिसीज के लिए वैक्सीन दी जाती है। ये वैक्सीन या तो इंजेक्शन के फॉर्म में या ओरली दी जाती है, जिससे कि हम एक पर्टिकुलर डेडफुल डिसीज से पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर सके, हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो सके, ताकि फर्दर फ्यूचर में कोई इस तरह के जर्म्स आए तो हम बीमार ना पड़े और उस जर्म्स के अगेंस्ट में हमारी बॉडी वर्क कर सके। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो जरूर फॉलो अप करना चाहिए जो गवर्नमेंट द्वारा सेट किए गए हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ वैक्सीन का फॉर्मेशन भी होता जा रहा है। दिन ब दिन नई नई वैक्सीन आ रही हैं। ये तो सारे हो गए जनरल वेज में, जहां पे कुछ मेथड अपना कर पब्लिकली या कम्युनिटी लेवल पे हम डिसीजेस का प्रिवेंशन कर सकते हैं। स्पेसिफिक वे में पर्टिकुलर डिसीज के लिए हम क्या तरीका अपना सकते हैं कि हम पहले से ही उनके प्रति अपने आप को इम्यून कर ले और हमारी बॉडी में वो डिसीज स्प्रेड ना हो। अंडर स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। जैसे कि आपको बताया था कि बॉडी में पहले से अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हम किसी भी डिसीज, स्पेशली इन्फेक्टियस डिसीज के अगेंस्ट में फाइट कर सकते हैं और बॉडी अपने आप को रिकवर खुद ही कर सकती है विदाउट एनी मेडिसिन। तो क्या मैकेनिज्म है इसका? ये आर्टिफिशियली भी हो रहा है और बॉडी खुद भी इसको परफॉर्म कर रही है बाय सर्टेन लिम्फोसाइट्स एंड डब्ल्यूबीसी सेल्स। ठीक है, अगर हम इसे आर्टिफिशियली कराए तो हम यहाँ पर एक प्रिपेयर्ड सब्सटेंस को किसी बॉडी में इनोकुलेट करते हैं, इजेक्ट करते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी की इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है और डब्ल्यूबीसी जो है वो एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं। जैसे ही एंटीबॉडीज स्टिमुलेट हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, तो वो पर्टिकुलर जर्म्स को आइडेंटिफाई करके उसको मेमोराइज कर लेते हैं, हमेशा के लिए उसके लिए मेमोराइज हो जाएंगे और पर्टिकुलर जर्म के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रिपेयर हो जाएगी। अगर कुछ साल बाद, कुछ समय बाद सेम काइंड ऑफ फॉरेन मटेरियल या जर्म्स हमारी बॉडी में इंटर होते हैं तो ये पहले से प्रेजेंट एंटीबॉडीज अपने ही तरीके दूसरे एंटीबॉडीज को फटाफट तैयार करके इन इन्फेक्शंस कॉजिंग पैथोजेंस को वहीं की वहीं किल करवा देती है और हमें इन्फेक्शंस नहीं हो पाता। हमारी बॉडी मतलब प्रिवेंट हो जाती है उस डिसीज के लिए और हम बच जाते हैं उस डिसीज से। तो ये सारे प्रोसेस हैं इम्यूनाइजेशन में, इसी को हम कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम सबसे पहले वैक्सीनेशन कर रहे हैं। वैक्सीनेशन क्या होती है? एक टेक्निक होती है जिसमें एक प्रिपेयर्ड मतलब पहले से तैयार स्मॉल अमाउंट में एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है जिसमें पैथोजेंस के एंटीजन प्रोटीन होते हैं या फिर वही पैथोजन वीक फॉर्म में होता है या फिर वही पैथोजन डेड फॉर्म में होता है। तीनों में से कोई भी एक फॉर्म का एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है और उसे फिर पर्टिकुलर हेल्दी बॉडी में, हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट किया जाता है बिफोर डिसीज। ठीक है, डिसीज होने से पहले जब हम किसी पर्सन की बॉडी में ये सॉल्यूशन इंजेक्ट करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो पर्सन है उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। तो ये जो प्रिपरेशन देने का तरीका है या सॉल्यूशन देने का तरीका है, इसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन, जिसके कारण विदाउट इन्फेक्शन किसी भी पर्सन में इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को स्मॉल पॉक्स की डिसीज हुई थी और फिर वो उससे ठीक भी हो गया था तो दोबारा उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। एक बार होने के बाद ये फिनिश हो जाता था, दोबारा इस तरह के इन्फेक्शंस होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते थे, क्योंकि उस समय उस पर्सन की, डिसीज पर्सन की बॉडी ने
स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में अंदर से एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर ली होती हैं, ठीक है। तो फर्दर कुछ समय बाद अगर सेम स्मॉल पॉक्स के एंटीजन एंटर करते हैं उसकी बॉडी में, तो उसकी बॉडी में पहले से एंटीबॉडी तैयार है जो कि उस तरह के जर्म्स को आइडेंटिफाई करती हैं और उसे किल कर देती है, वहीं की वहीं, स्प्रेड नहीं होने देती। तो एक बार जो स्मॉल पॉक्स हो गया किसी को तो दोबारा वो नहीं होता था। इसी को ही हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन, ठीक है, कि हमारी बॉडी इम्यून हो गई है पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म्स के लिए। तो यहाँ पर हम आर्टिफिशियली इसको डेवलप करा रहे हैं। हमें पता है कि आगे चल के पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्फेक्टियस डिसीज बहुत ज्यादा फैटल हो सकती है, दिक्कत कर सकती है। तो उस तरह के डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए या उससे बचने के लिए हम स्मॉल अमाउंट में ऐसा सॉल्यूशन तैयार करते हैं जिसमें किल्ड या डेड पैथोजेंस होते हैं या फिर उस पैथोजन का कोई एंटीजन प्रोटीन का पार्ट होता है, ठीक है। ये फिर हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट किया जाता है या ओरली उसको दिया जाता है, जिससे जो हेल्दी पर्सन की बॉडी है उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और एंटीबॉडीज बना लेता है अगेंस्ट दैट फॉरेन मटेरियल। तो जैसे ही एंटीबॉडी बनती है ये पर्टिकुलर जर्म को आइडेंटिफाई कर लेती हैं जो कि वैक्सीन के रूप में हमें दिया हुआ है, और आगे इसको याद रखती हैं कि अगर फर्दर फ्यूचर में इस तरह का कोई जर्म आए तो उसको हमें किल करना है। दैट इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी, ठीक है। तो वैक्सीनेशन तरीका होता है इस तरह के सॉल्यूशन को बॉडी में देने का। ये ओरली भी दिया जाता है, जैसे कि पोलियो वगैरह की जो डिसीजेस होती हैं, जो वायरल डिसीजेस हैं, इसमें ओरल वैक्सीन दी जाती है, और कुछ वैक्सीन जो होती है वो बाय मीन्स ऑफ इंजेक्शन दी जाती हैं, ठीक है। तो मोस्टली इंजेक्टेबल हैं, कुछ एक आदि हैं जो ओरली दी जा रही है। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन वो सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन स्टार्ट करवाता है। एंटीबॉडी प्रोवोकिंग एजेंट, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने वाला जो एजेंट है वो क्या कहला रहा है? वैक्सीन। वैक्सीन एक तरह का सॉल्यूशन है जिसमें एंटीजन प्रोटीन होता है पैथोजन का। अगर वो नहीं है तो डेड पैथोजन होगा या फिर बिल्कुल वीक पैथोजन होगा जो कि इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। इसका काम सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने का होता है और एंटीबॉडी फॉर्मेशन करवाने का होता है, दैट्स ऑल। इससे हमें किसी भी तरह का खतरा नहीं होता। तो इस तरह के छोटे छोटे अमाउंट में अगर वैक्सीन पहले से किसी को दे दी जाए तो उस पर्टिकुलर पैथोजन के प्रति वो बॉडी इम्यून हो जाएगी और आगे चल के वो पैथोजन उस बॉडी को डिजीज कॉज नहीं करेगा। ये कहलाता है स्पेसिफिक वे। आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फर्स्ट जो वैक्सीन डेवलप हुई थी, फर्स्ट वैक्सीन जिसने डेवलप की थी उनका नाम था एडवर्ड जेनर, और इन्होंने काउपॉक्स के अगेंस्ट में वैक्सीन डेवलप करी थी। काउपॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स, इसके अगेंस्ट में फर्स्ट वैक्सीन डेवलप हुई थी बाय एडवर्ड जेनर। कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन जिनका इन्वेंशन हो चुका है और पर्टिकुलरली चिल्ड्रन को दी जाती है ताकि डिफरेंट डिसीजेस से उनको बचाव किया जा सके, क्योंकि चिल्ड्रन में इम्यूनिटी वीक होती है। तो उस समय वैक्सीन देने का बहुत ज्यादा फायदा होता है ताकि आगे चल के इन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ कॉमन वैक्सीन जो है जो चिल्ड्रन प्रोग्राम के अंदर दी जाती है वो है डीपीटी, जिसमें जो डिसीजेस है वो है डिप्थेरिया, पर्टुसिस जिसे हम वुपिंग कफ कहते हैं, और टिटनेस। इसके अगेंस्ट में कंबाइंड वैक्सीन दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, और ये दी जाती है 1.5 to 2.5 मंथ पर, ठीक है। छोटे बच्चों को दी जाती है। HIV, ठीक है, हिब, यहाँ पर हिब जो वैक्सीन है ये इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट में, इन्फ्लुएंजा वायरल डिसीज है उसके अगेंस्ट में दी जाती है, और स्पेशली बी टाइप का जो इन्फ्लुएंजा है उसके अगेंस्ट में दी जाती है। हेपेटाइटिस बहुत ही फैटल डिसीज है, हेपेटाइटिस A एंड हेपेटाइटिस B, इन दोनों के अगेंस्ट में हेपेटाइटिस वैक्सीन दी जाती है छोटे बच्चों को और अप टू 5 years बच्चों को। पोलियो अप टू 5 years तक 3 मंथ के रेगुलर कोर्स पे हर साल ही पोलियो की दवाइयां दी जाती थी। आपने देखा भी होगा, डोर टू डोर सर्वे चलता था हमारे इंडिया में टू इरेडिकेट पोलियो फ्रॉम द इंडिया।
जो अब लगभग हो चुका है, हम इस पे सफलता मिल चुकी है। पोलियोमाइसिटिस जो है ये वायरल डिसीज है और इसके अगेंस्ट में जो वैक्सीन दी हुई है दैट इज पोलियो ओरल वैक्सीन है, जो माउथ के थ्रू इन्फेंट और चिल्ड्रन को दी जाती है अप टू 5 इयर्स। नेक्स्ट इज बीसीजी। जैसे ही बर्थ होता है उसके विद इन 1 मंथ बीसीजी का इंजेक्शन लगाया जाता है इन्फेंट को, ताकि उसको ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से बचाया जा सके। बीसीजी स्टैंड फॉर बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये कुछ कॉमन वैक्सीन है दैट यू हैव टू रिमेम्बराइज एंड मेमोराइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। In the next video, we will study about some important diseases, their cause, prevention method, how they affect a human life or person. ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आज आपको अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। कल तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।